अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 25 अगस्त दिन सोमवार का है। आप मेरे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान के जुडिशल लैंडस्केप से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हालिया चंद रोज़ के दौरान हुई है जो बराह रास्त जुड़ी है सियासी सूरत हाल से और बिलखसूस एक इंतहाई हसास तरीन मामले से। DG ISPR और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला आमने सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का वो उज़र, वो बहाना जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो अक्सर पेश किया करते थे, जब भी किसी मजलूम तबके को इंसाफ की फराहमी की बात होती थी तो उसे भी झूठा करार दे दिया गया है और एक मरतबा फिर इस बात को रीएटरेट किया गया है, दोहराया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आज भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी सो मोटो नोटिस का ऑप्शन मौजूद है और मुल्क में जारी हालिया दौर की बदतरीन फस्तायत, बुनियादी इंसानी हकूक़ की मअतली और शख्सी आज़ादियाँ छीने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक तवाना आवाज़ उठी है और तमाम जजेस को कटहरे में ला खड़ा किया है। ये तमाम तर कहानी क्या है आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि एक तरफ इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज के तर्जमान DG ISPR, उनका जो वर्जन है एक मामले पर जो कि अगेन एक इंतहाई हसास तरीन मामला है, जो कि जुड़ा है बुनियादी इंसानी हकूक़ से, जो कि जुड़ा है शख्सी आज़ादियों से, एक और एक इस मुल्क के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे के अमन से, तो उस पर DG ISPR साहब इंटायरली एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज यानी इस मुल्क की सबसे बड़ी आइनी अदालत का जज वो इस मामले पर, जिसका काम है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, जिसका काम है मज़लूम के हक़ में इंसाफ करना, वो एक अलग मौक़िफ़ रखता है। तो सबसे पहले DG ISPR और जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से ये जो मैंने इतना बड़ा क्लेम कर दिया कि वो आमने सामने आ चुके हैं, वो कहानी आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक बड़े इम्तिहान और इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो कॉम्प्लिसिट जजेस सामने आए हैं उनको कैसे एक्सपोज किया गया है और उनके खिलाफ जो एक एतराफ़ी बयान है वो आपके सामने रखूँगा। हालिया कुछ अरसे यानी गुज़श्ता 2 रोज़ के बाद पहले अगर हम देखें तो अचानक से जस्टिस अतर मिनल्ला खासे वोकल रहे हैं शख्सी आज़ादियाँ और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले पर, और ये उन जजेस में से एक हैं। हमारे मुल्क में भी बदकिस्मती देखी है कि बाज़ औक़ात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट सज़ा के तौर पर लाया जाता है, तो मसूब भी उन्हीं जजेस में थे जिन्हें गालबन सज़ा के तौर पर लाया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब को बनाना था और उसके बाद तो जस्टिस सरफराज डोगर आए और कहानी ही इंटायरली अलग हो गई। तो उन्होंने डिफेंस ह्यूमन राइट्स के ज़ेर तमाम एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्टिंग तकरीब में शिरकत की है। बुनियादी तौर पर यह मामला जो था ये लापता अफराद से जुड़ा था। उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब किया और उन्होंने उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का ज़िम्मेदार है। बलोचिस्तान की बच्चियाँ, ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। आज बलूचिस्तान की ख़वातीन सड़कों पर हैं। अवाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद था, अब सच बोलना मुश्किल है। जो सच बोलता है उससे सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। अब बलूचिस्तान की बच्चियाँ, ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि वो सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, तो इस वक्त आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता 40 रोज़ से BYC बलोच यकजहती कमेटी का एक धरना जारी है, जिसमें BYC के रहनुमा और बलूचिस्तान से वो लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे लापता हैं। और इससे कबल भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ उनके धरने होते रहे। अब भी इस्लामाबाद में गालबन आज 41वां रोज़ है और इस्लामाबाद का एक पोश एरिया सेक्टर F6 नेशनल प्रेस क्लब के बिल्कुल साथ वो धरना देकर बैठी हैं, वो ख़वातीन हैं। ये भी हमने देखा कि रियासत की जानिब से उनके ऊपर माजी में जब ये आती रही इस्लामाबाद में तो तशद्दुद भी किया गया, शदीद ठंड में वाटर कैनन से इनके ऊपर पानी का छिड़काव भी किया गया। अब की बार भी एक रास्ता निकाला गया था और ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी जनाब सरफराज डोगर को और उन्होंने भी ज़िलाई इंतज़ामिया को धरने की जगह खाली करवाने का हुक्म दिया था। उनके बारे में जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए कि उन ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगेन याद रखिएगा, इस वक्त बलोच ख़वातीन चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फिर इस्लामाबाद में हो, वो बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी BYC, उनके मुंतज़मीन, उनके रहनुमा, उनमें से बहुत सारे जिसमें जो महरंग बलोच साहिबा हैं वो तो गिरफ़्तार हैं। उनकी ऐसा अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बड़े जजेस हैं जो कि बड़े वोकल हैं, शख्सी आज़ादियों और ख़वातीन के हकूक़ पर कहते हैं, हम बात करते हैं। आज तक वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन दिगर उनके जो रहनुमा हैं इस वक्त वो इस्लामाबाद की सड़कों पर हैं। जैसे ज़फ़र मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए। अब मैं आता हूँ 23 मई 2025। वैसे तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक इस पर क्लियर स्टांस है, मौक़िफ़ है, लेकिन मैं 23 मई 2025 की DG-ISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखता हूँ। DG-ISPR साहब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस मौके पर कहना था कि जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने महारंग बलोच आई। दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। महारंग बलोच कौन होती है लाशें मांगने वाली? फिर इन्होंने मजीद कहा कि महारंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। मीडिया दहशतगर्दों की प्रॉक्सी महारंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करे। DG-ISPR साहब ने इस मौके पर मजीद कहा था कि बलोच यकजहती कमेटी भी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है और बलोच यकजहती कमेटी से वैसे ही निपटा जाएगा जैसे दहशतगर्दों से निपटा जाता है। मजीद उन्होंने कहा कि जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो इनके DNA और शनाख्त कराते हैं और इनमें से आधे तो मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में होते हैं। यानी DG-ISPR इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज के तर्जमान, एक हाईएस्ट फोरम है DG-ISPR जहाँ से अफवाज पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज की तर्जमानी की जाती है। हर मौके पर कोई ना कोई DG-ISPR होता है, वो आकर आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, मुसल्लह अफवाज की स्ट्रैटेजी क्या है, वो किसी मामले पर क्या राय रखते हैं, वो आकर अपनी राय देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि BYC और महारंग बलोच और मिसिंग पर्सनस ये सब दहशत गर्द हैं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला उन्हीं के हवाले से कहते हैं कि बलूचिस्तान की बच्चियाँ ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं, बल्कि दिलचस्प नहीं, एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आज 41वां रोज़ है जैसे मैंने आपको बताया, और उन ख़वातीन के पास, उन माओं के पास, उन बहनों के पास, उन बेटियों के पास जिनका बाप, जिनका भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा लापता है, बरसों से लापता है, और उन्हें उनसे मुताल्लिक कोई ख़बर नहीं है कि वो हयात भी हैं, वो मार दिए गए हैं, उनकी डेड बॉडी कहाँ है, उनका कसूर क्या था, वो सड़कों पर रुल रही हैं। और ये मसला आज का नहीं है, ये तो अब लापता अफराद का मामला एक संगीन बुहरान अख्तियार कर चुका है। मगर चूँकि मौजूदा वक्त में बुनियादी इंसानी हकूक़ अमलन मुअत्तल हैं, शख्सी आज़ादियाँ छीन ली गई हैं, तो ये मामलात हमारे लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि हमने हर घर में यही कहानी बना दी है। पहले तो दूर दराज के इलाकों में, पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज़ में, बलूचिस्तान में ये वाक़यात होते थे और पंजाब की अक्सरियत अवाम समझती थी, और जिस तरह से रियासती बयानिया नरेट किया जाता था उस पर बड़ी माज़रत के साथ बहुत सारे लोग उस पर एतबार करते आए और उस नैरेटिव को फैलाते आए, जो कि बाद में जब ये सूरत हाल पंजाब के हर घर तक पहुँचती है तो फिर उन्हें उस दुख का अंदाज़ा भी होता है, और फिर ये लोग चलें उस हद तक नहीं, अमलन नहीं, लेकिन बात करते हुए वो जो एक होता है कि आवाज़ का एहतजाज, उसमें ये लोग बलोच लोगों के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर मैं एक आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। अब मैं अभी तक इस बात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि मैं बतौर सहाफ़ी किसकी बात मानूँ। अगर DG-ISPR साहब कह रहे हैं तो वो किसी सबूतों के बगैर तो नहीं कह रहे होंगे। अगर इस मुल्क की एक आईनी अदालत, सबसे बड़ी अदालत के एक सीनियर जज जो कि एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो ये बात कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं कर रहे होंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा, ऐसे में ना मुझे 2019 की एक कहानी याद आती है। उस वक्त DG-ISPR साहब होते हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, और उस वक्त BYC या बलोचों से ज़्यादा पख्तूनों का मामला जो है वो हाइप डब्ट होता है। और एक तंजीम थी PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, आपको याद होगा उनके बहुत सारे मामलात में रियासत का जो किरदार था वो भी आपने देखा था। तो 29 अप्रैल 2019 को उस वक्त के शोबा ताल्लुकात आमा के फ़ौज के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के माली मामलात पर सवाल उठते हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ़ मुकामात पर एहतजाज के लिए खुफिया इदारे, इंडिया के खुफिया इदारे रा और अफ़गानिस्तान के खुफिया इदारे NDS से रकूम मौसूल होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो PTM है इनके माली मामलात पर बात करते हुए कहते हैं उस दिन कि जी PTM की जो वेबसाइट है उस पर चंदे की तफसीलात दी गई हैं, जो तफसील वहाँ मौजूद है इससे बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है,
ये बताएं ये पैसा कितना इकट्ठा हुआ और ये रकम कहाँ से आई है। फिर वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पीटीएम को इंडिया के खुफिया इदारे रा और अफगानिस्तान के खुफिया इदारे एनडीएस से रकूम मौसूल हुई हैं। मार्च 2018 को एनडीएस ने आपको एहतजाज जारी रखने के लिए पैसे दिए थे। फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में सबसे पहला धरना हुआ, इसके लिए भी इंडियन खुफिया एजेंसी रा ने पीटीएम को पैसे दिए और वो इन तक कैसे पहुंचे और इन्होंने कैसे उसको इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया, इस बात की तफसीलात दें। अब ये कहानी बड़ी पुरानी है। एक वक्त में पीटीएम जो है वो रियासत के लिए दुश्मनों की, रा की, एनडीएस की प्रॉक्सी थी। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई, वो शवाहिद किसी मुल्क की, इस मुल्क की किसी अदालत के सामने रखे गए। अगर वो इतने कंक्रीट एविडेंस थे तो फिर वो मामला अचानक से दब क्यों गया। आज भी पीटीएम अपनी जगह पे मौजूद है, आज भी मंजूर पश्तीन साहब मौजूद हैं। अच्छा, ये पीटीएम जब शुरू हुई तो उसमें दो रहनुमा और भी थे, अली वजीर और मोहसिन दावड़। वो बाद में फिर एमएनएस बने, आपके मुल्क की कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन बने। और फिर जब आपने साबिक वजीर आज़म इमरान खान, हालांकि 2018 में इमरान खान ने उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए थे, लेकिन जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को हटाने की बारी आई तो मोहसिन दावड़ साहब ने वोट दिया और उन्होंने वो सेल्फी, उनकी मशहूर ज़माना बड़ी मशहूर हुई कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते हैं कि 172 पूरे हैं और पूरा पार्लियामान उनके साथ सेल्फी में आ रहा होता है। और उसके बाद अली वजीर साहब उन दिनों भी हिरासत में थे और प्रोटेक्शन आर्डर उनके जारी किए गए। उन दोनों ने भी आकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त की मूवमेंट के हक में वोट दिया और अदम एतमाद को कामयाब करवाया। तो आज BYC और मारंग बलोच साहिबा भी दहशत गर्दों की प्रॉक्सी हैं। तो फिर अगर हैं तो एक सादा सा फार्मूला है, ये लोग एहतजाज क्यों करते हैं? बुनियादी वाहिद एजेंडा मिसिंग पर्सनस, जो कि दुनिया के किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं। कोई शख्स दहशत गर्द है, कोई शख्स गद्दार है। इस मुल्क में आपकी अदालतें हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालतें हैं, आपकी अपनी फौजी अदालतें हैं। उन्हें आप अगर लापता करते हैं तो रिकॉर्ड पे लाइए और बताइए कि हाँ जी ये फलां दहशत गर्दी में इन्वॉल्व थे, उनको सजाएं दिलवाइए, उनको जेलों में रखिए। अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो आप फांसी पे लटका दीजिए ताकि उनकी फैमिलीज को पता चले। अगर उनका क्लेम झूठा है तो वो भी आप दुनिया के सामने आश्कार करें। वरना उन दहशत गर्दों का बकौल डीजी ISPR साहब के मुतालबा क्या है? एक बेटी का मुतालबा है कि उसका बाप उसे वापस कर दिया जाए जो बहुत तवील अरसे से लापता है। एक बीवी का मुतालबा है कि उसका शोहर उसे वापस कर दिया जाए। एक माँ का मुतालबा है कि उसका लख्ते जिगर उसका बेटा उसे वापस कर दिया जाए। एक बहन का मुतालबा है कि उसके सर पर एक शफकत रखने वाला बाप का भाई का हाथ नहीं है, वो उसे वापस कर दिया जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि वो लापता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। तो अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि सर शर्म से झुकने चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात है 2011-12 से लेकर आज तक, चलें जब से वो अदलिया आज़ाद हुई और उसके बाद से लेकर आज तक एक डेढ़ दहाई का अरसा गुजर चुका। किसी एक जज में सिवाय जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उन्होंने शख्सी आज़ादियाँ और बुनियादी इंसानी हकूक़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया सिस्टम में रहते हुए ही। लेकिन बाकी किसी जज को हिम्मत नहीं हुई। इस मुल्क की एक 77 साल अदालती तारीख का एक बदतरीन और स्याह किरदार काजी फायजी साहब भी होता था, जो उस वक्त चीफ जस्टिस था और उसके सूबे की लापता खवातीन अफराद की लवाहिकीन खवातीन इस्लामाबाद की सड़कों पर ठठराती सर्दी की रात में आई और उनके ऊपर वाटर कैनन और फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक तो ये मामला था। दूसरा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अपनी इसी तकरीर में जनाब कहा कि आइन का आर्टिकल 184 26वीं आइनी तरमीम में उसमें तरमीम नहीं हुई, जो मैंने आपको कहा ना सो मोटो का अख्तियार मौजूद है। तो इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आड़े हाथों लिया है और वो कहते हैं कि ठीक है, जो मैं उनकी अब तक की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, 26वीं आइनी तरमीम में 184(3) में सो मोटो नहीं छेड़ा गया था, लेकिन कहा गया था कि जो बराह रास्त आइनी मामलात हैं, अब ये भी आइनी मामला है, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्समेंट का 184(3) का, जिसको सो मोटो का नोट इस्तेमाल किया जाता है, वो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर जज के पास वो अख्तियार था, लेकिन हर जज नहीं लेता था, लेते चीफ जस्टिस थे। अब वो अख्तियार जो है वो इसकी दो तशरीहें हो सकती हैं। एक तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज भी उसी तरह माजी की रिवायात को इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जारी बुनियादी इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली पर लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि आप सो मोटो नोटिस लें। और चीफ जस्टिस का भी ये जो उज़र है, ये जो बहाना है, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज से 3-4 माह पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हमसे मिले और कहा कि इमरान खान ने मुझे जेल से ख़त लिखा। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर के बाद एक ख़त लिखा था
और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यहाँ तक कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे खत लिखा और मुझे खुशी है कि उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि एक कंक्रीट एविडेंस मटीरियल की सूरत में, एक USB की सूरत में हमें फराम किए। लेकिन चूँकि मैं अब ये आइनी मामला है, ये जो खत है इसको बराह रास्त कन्वर्ट अपील में करके सो मोटो के तहत मैं तो नहीं सुन सकता, आइनी बेंच सुन सकता है, लिहाजा मैं आइनी बेंच को भिजवा रहा हूँ। और आज तक आइनी बेंच ने उस पर क्या किया किसी को कुछ पता नहीं। तो एक तो ये राय हो सकती है कि चीफ जस्टिस आज भी ले सकते हैं सो मोटो नोटिस, जो जस्टिस अतहर कह रहे हैं कि 184(3) में ये तरमीम नहीं हुई और ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है ना कि आइनी बेंच का, तो सुप्रीम कोर्ट अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ये जो उज़र है कि जी मैं तो, मेरे पास तो अख्तियारात नहीं है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, ये एक और इसकी रीज़न हो सकती है कि देखिए चले पहले चीफ जस्टिस ले सकता था, अब 26वीं तरमीम के बाद मान भी लिया जाए कि एक आइनी बेंच ले सकता है, तो आइनी बेंच की 3 रुकनी कमेटी है आइनी बेंच के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट का हर जज बशमूल चीफ जस्टिस अगर वो समझता है कि इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, शख्सी आज़ादियाँ हो रही हैं, शख्सी आज़ादियाँ छीनी जा रही हैं, आइन मुअत्तल है, इंसाफ का कहीं नाम नहीं है, तो वो लिख सकते हैं उस 3 रुकनी जजेस कमेटी को कि आप सो मोटो नोटिस लें। अगर कोई नहीं लिख रहा और कल को वो ये आकर क्लेम करे, तो हमारे यहाँ रिवायत है ना कि जब आप ओहदे पे बैठे होते हैं तो आप ताकतवरों के मुकम्मल सहूलतकार होते हैं, जब रिटायर होते हैं तो फिर आपका ज़मीर जागता है, आप किताबें लिखते हैं, आप इंटरव्यूज़ करते देते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो अख्तियार नहीं था। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक्सपोज इस मामले पर किया जा रहा है कि आपके पास अगर अख्तियार नहीं भी था तो क्या आपने जो माजी का आपका जो अख्तियार आपको आइन ने दिया, आपने लिखा इस जजेस कमेटी को। आज सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस लिख रहे हैं 3 रुकनी जजेस कमेटी को कि जी लें आप सो मोटो नोटिस, मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? 3 जजेस नहीं लेंगे क्या? सवालात नहीं उठेंगे क्या? अच्छा नहीं भी लिया जाएगा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो आपने तो अपने हिस्से का काम कर दिया ना। अब ये दिलचस्प चीज़ है कि इससे पहले जस्टिस सलाउद्दीन पंवर बोले थे, अब जस्टिस अतहर बोले हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादात खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, ये तो पहले भी बोलते रहे हैं और ये वो जजेज़ हैं जो इस निज़ाम को बिल्कुल नहीं भाते। ये वो जजेज़ हैं जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जजेज़ हैं, जो आइन और कानून और अपने हल्फ पर पासदारी करते हैं। तो ये बहरहाल अब तक की सारी सूरत हाल थी, यानी एक संगीन, एक हसास तरीन मामला लापता अफराद का। उसमें इस मुल्क के DGISPR 180 डिग्री के एंगल पर एक अलग स्टेटमेंट के साथ, अलग जावी और अलग एंगल के साथ उस मामले को देखते हैं और उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के एक सीनियर जज जस्टिस अतहर इस मामले को किसी और तरीके से देख रहे हैं। तो ये अब तक के मामला थे। इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवसत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।